हेलो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सभी सुन रहे हैं बेस्ट हॉरर पॉडकास्ट हिंदी हॉरर स्टोरीज। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरे बहादुर दर्शकों, थ्रिल और चिल्स के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। ज्यादातर मेरे भाई बहन कहानियां तो एंजॉय करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक नहीं करते, तो प्लीज हमारा मोटिवेशन बरकरार रखने के लिए इतना तो मांग ही सकता हूं। तो हेडफोन लगा लें और कमरे की लाइट बंद कर लें क्योंकि यह वक्त हो रहा है डरने का। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको कुछ बताना है। दोस्तों, मैंने हाल ही में सस्पेंस से भरी खौफनाक कहानी एक जन्म की कहानी एक्सप्लेन की है, जो बिल्कुल दिल को छू लेने वाली कहानी है। तो अगर आपने इस मिस्टीरियस कहानी को मिस कर दिया है तो जाकर देख लें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह सस्पेंस से भरी खौफनाक कहानी। दोस्तों, आज की कहानी में अंत तक बने रहना। सस्पेंस खतरनाक है जो आपको अंदर से हिलाकर रख देगा। गैंग रेप और निर्मम हत्या। क्रूरता की पराकाष्ठा को छूता हुआ अमानवीय बलात्कार और बेहद निर्दयी हत्या। इस शहर में पहले कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ था। सरकारी अस्पताल के वार्ड से चलते हुए डॉक्टर साहब के मुंह से निकले इन शब्दों से इस घटना की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता था। सुबह के 11 बजे थे, लेकिन हवा की ठंडक अभी भी कम नहीं हुई थी। लगभग 2.5 घंटे पहले अस्पताल में लाए गए उस शव का प्राथमिक परीक्षण कर डॉक्टर स्तब्ध रह गए थे। रूम का दरवाजा खोलकर दोनों अंदर आए। इंस्पेक्टर साहब के साथ आए 2 कांस्टेबल दरवाजे के बाहर ही खड़े रहे। सफेद कपड़े में ढका हुआ शव देखकर इंस्पेक्टर साहब ने अपने सिर से पुलिस कैप उतारकर बगल में रखी और बोले, यह बहुत भयानक मामला है, लेकिन यह शव आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर साहब की यह बात सुनकर इंस्पेक्टर साहब ने अपनी भौहें उठाई। क्या आप गंभीर हैं? हां। बेड पर रखे उस युवती के निर्जीव शरीर की ओर देखते हुए इंस्पेक्टर साहब बेड के पास गए। शरीर से खून चूस लिया गया हो, ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर कमजोर होकर सफेद पड़ गया था। आंखों में अब कोई आंसू नहीं बचे थे, जो जीवन की आशा छोड़ चुकी थी, लेकिन उसके गालों पर सूखे हुए आंसू के निशान सब कुछ बयां कर रहे थे। गर्दन, गला और छाती पर दिखने वाले काले धब्बे और जलने के निशान उसके ऊपर हुए अत्याचार की गवाही दे रहे थे। इंस्पेक्टर साहब के गंभीर चेहरे की ओर देखते हुए डॉक्टर बोले, हर बात फोन पर नहीं बताई जा सकती, इसलिए आपको यहां बुलाया है। इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया, इसीलिए तो आपको तुरंत यहां बुलाया है। करीब 1 घंटे से अधिक समय हो गया था, लेकिन अभी तक इंस्पेक्टर साहब और डॉक्टर बाहर नहीं आए थे। दरवाजे के बाहर खड़े होकर इंतजार करते करते थक चुके एक कांस्टेबल ने दूसरे कांस्टेबल से कहा, लगता है कि इंस्पेक्टर साहब ने पार्ट टाइम पोस्टमार्टम का काम भी शुरू कर दिया है क्या? नहीं तो इतना वक्त क्यों लगा? दरवाजा भी वहीं और गोफन भी वहीं। शव के चेहरे पर सफेद कपड़ा ढकते हुए इंस्पेक्टर साहब ने अपनी पुलिस टोपी सिर पर रखी और डॉक्टर की ओर देखा। डॉक्टर बोले, अब सब कुछ आपके हाथ में है। रिपोर्ट कब तक मिलेगी? कल सुबह तक डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके हाथ में होगी। डॉक्टर की बात सुनकर इंस्पेक्टर साहब ने हल्का सिर हिलाया और जल्दी जल्दी कदम उठाते हुए अस्पताल से बाहर निकलकर पुलिस वैन में आ गए। धीरे धीरे उनकी वैन अस्पताल परिसर से लोगों की भीड़ के बीच से बाहर निकलने लगी। एक के बाद एक सवाल उनके दिमाग में घूम रहे थे। अब तक उन्होंने कई केस अपनी तीव्र बुद्धि से सुलझाए थे। कुछ समय बाद उनकी वैन शहर के एक आलीशान बंगले के गेट के बाहर आकर रुक गई। शहर के एक प्रतिष्ठित और नामी बिजनेसमैन के उस बंगले का गेट खोलकर वे अंदर आए। साहब, कैसे आना हुआ? अपने बंगले के परिसर में गार्डन में अपनी पत्नी के साथ चाय पीते हुए उस व्यक्ति ने पूछा, लेकिन बात करते हुए उनके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। बस यूं ही यहां से गुजर रहा था, सोचा जाता जाता चाय मिल जाए तो देखूं। कहते हुए इंस्पेक्टर साहब सामने की कुर्सी पर बैठ गए। उनकी पत्नी ने इंस्पेक्टर साहब के हाथ में चाय का कप दिया। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, बोलिए साहब, काम का तनाव बढ़ गया होगा ना? चाय का एक घूंट लेते हुए साहब ने कहा, पुलिस को तो तनाव से निपटने के लिए ही पैसे मिलते हैं। सुबह ही एक रेप और मर्डर केस सामने आया, लड़की की हालत। यह कहते कहते वे कुछ देर के लिए रुक गए और फिर बोले, वैसे आपकी दोनों बच्चे कहां हैं? इंस्पेक्टर साहब की बात सुनकर वे कुछ भौचक्के हो गए। कुछ अटकते हुए वे बोले, वह मासी के पास गए हैं, वे बोर हो रहे थे। मैंने कहा कि वहां 2-3 हफ्ते रहें।
ठीक है, हम चलते हैं। इतना कहकर उन्होंने चाय का कप नीचे रखा और विदा लेकर बाहर चले गए। उनकी वैन शहर की सड़कों पर वाहनों की भीड़ के बीच आगे बढ़ने लगी। कांस्टेबल ने थोड़ा चिंतित नजरों से साहब की ओर देखते हुए कहा, साहब, हम चाय पीने उनके बंगले पर नहीं गए थे। इस पर हंसते हुए साहब ने कहा, चाय नहीं, उन्होंने एक अपराध किया है। उन्हें उसकी जानकारी देकर उस अपराध का प्रायश्चित करने का अवसर देने गया था। मुझे ऐसा ही लगा था। अब तक उनके बड़े बेटे को कई बार ड्रग्स नाइट क्लब में छेड़छाड़ के आरोप में पकड़ा गया, लेकिन पैसे देकर उसे छुड़ा लिया गया। इस बार उन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। मतलब केस सॉल्व हो गया है? अभी नहीं, लेकिन जल्द ही। इंतजार है कल आने वाली रिपोर्ट का। केस सॉल्व होगा या सिरदर्द बनेगा, यह अब कल ही पता चलेगा। कहते हुए उन्होंने ड्राइवर की ओर देखा। गाड़ी बॉयज हॉस्टल की ओर ले चलो। इस बार कांस्टेबल ने कोई सवाल नहीं किया। अब बस साहब के साथ सब कुछ देखना तय कर लिया था। कुछ देर में ही पुलिस वैन बॉयज हॉस्टल के परिसर में प्रवेश कर गई। एक लड़के के रूम का नंबर काउंटर पर पूछा तो काउंटर पर मौजूद व्यक्ति ने एक कमरे की ओर इशारा किया। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए साहब और उनके साथ 2 कांस्टेबल चल रहे थे। खाली बरामदे में चलते हुए शांत माहौल में गूंजने वाले उनके पुलिस शूज की आवाज ने हॉस्टल के सभी लड़कों का ध्यान खींच लिया था। दबे स्वर में लड़कों के बीच आपस में चर्चा शुरू हो गई। एक कमरे के पास जाकर रुकते हुए इंस्पेक्टर साहब ने अपनी आंखों पर लगे काले गॉगल्स उतारे। तभी कांस्टेबल ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुलने की आवाज आई। अंदर एक युवक खड़ा था। लगभग 25 साल का होगा। हाथ पैर में प्लास्टर, बैंडेज और सिर पर सफेद जालीदार पट्टी बंधी हुई थी। आंखों के नीचे सूजन और पूरी हालत देखकर लग रहा था कि उसे बुरी तरह पीटा गया था। इंस्पेक्टर साहब को सामने देखकर वह हताश होकर प्रश्नवाचक नजरों से देखने लगा। आज सुबह ही तुम्हें डिस्चार्ज मिला है, ऐसा सुना है? हाँ, थोड़ी देर पहले कमरे में आया हूं। तुम्हें किसने मारा ये मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि हमें पता है कि तुम्हें क्यों और किसने मारा है। लेकिन जिस लड़की को भगाने के आरोप में तुम्हें इतनी पिटाई की गई, उस लड़की की डेड बॉडी आज सुबह हमें मिली है। उसकी हत्या हुई है या उसने आत्महत्या की है, ये कल रिपोर्ट से पता चलेगा। इंस्पेक्टर साहब के मुंह से निकले ये शब्द सुनकर वह पूरी तरह से सुन्न हो गया। किसी ने जैसे उसकी छाती में खंजर घोंप दिया हो, लेकिन उन मरणांतक पीड़ाओं को बिना चिल्लाए सिर्फ मौन सहना पड़ा। ऐसी ही उसकी हालत थी। दिल पहले ही टूट चुका था और अब वह और एक झटका सहने में असमर्थ था। इंस्पेक्टर साहब ने शांतिपूर्वक कहा, उसका रेप हुआ है, गैंग रेप। वह भी लगातार 10 दिन तक। शायद उससे भी ज्यादा अपराधियों की पहचान हो चुकी है। इंस्पेक्टर साहब के मुंह से निकले ये शब्द सुनकर वह युवक पूरी तरह से टूट गया। वह लगभग गिर ही पड़ा, लेकिन साहब ने उसे संभाल कर उसके बिस्तर पर बिठाया। जिसके साथ यह सब हुआ वह अब इस दुनिया में नहीं है। अब सवाल यह है कि पोस्टमार्टम के बाद उसके शव का अंतिम संस्कार कौन करेगा, या फिर उस शरीर को पुलिस को ही अग्नि देनी होगी। तुम उसे प्यार करते थे और उसे आखिरी बार देखना चाहते हो तो तुम कल सुबह 10 बजे सरकारी अस्पताल में आ सकते हो। उसके बाद हम इंतजार नहीं करेंगे। इतना कहकर साहब वहां से चले गए। वह युवक हतप्रभ हो गया। एक ही क्षण में सब कुछ खत्म हो गया था। खुली आंखों से देखे गए सपने राख हो गए थे। जिस लड़की से उसने इतना प्यार किया था वह अब इस दुनिया में नहीं थी। कॉलेज के बेंच से शुरू हुआ यह सफर उसके सामने श्मशान भूमि में उसकी जलती हुई चिता के साथ खत्म होने वाला था। उसे चुपके से देखना और जब उसने चोरी पकड़ ली तो अपनी नजरें चुराना, लेकिन ऐसा करते हुए उसके खूबसूरत चेहरे पर खिलने वाली मुस्कान और उसकी नजरों में बसा प्यार सब कुछ बयां कर रहा था। वह पिछले 2 सालों से उससे प्यार करता था, लेकिन कभी उसके सामने खड़े होकर प्रेम के वे 2-2.5 शब्द कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक दिन लाइब्रेरी में वह किसी किताब को खोज रही थी, लेकिन उसे वह नहीं मिली। किसी ने टेबल पर एक किताब रखी, तब वह होश में आया। पुलिस क्यों आई थी? उसका रूममेट उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसे क्या और कैसे बताना था? वह मौन था, लेकिन उसके मन में असंख्य सवाल उठ रहे थे। इतनी मासूम संवेदनशील लड़की के साथ बलात्कार हुआ और उसे निर्दयता से मार डाला गया। उसे चिल्लाना, चीखना और दिल को फाड़कर बाहर निकालकर दूर फेंकने का मन कर रहा था। वह बिल्कुल असहाय, लाचार होकर एक छोटे बच्चे की तरह बस रो रहा था। इंस्पेक्टर साहब और कांस्टेबल वैन में बैठे और वह वैन पुलिस स्टेशन की ओर चलने लगी। अस्पताल के बेड पर सफेद कपड़े में लिपटे उस शव को डॉक्टर साहब ने दूसरे विभाग में भेजने के लिए कहा और 2 कर्मचारी स्ट्रेचर पर उस निष्प्राण शरीर को लेकर बताई गई जगह की ओर चल दिए। कल रात शहर से कुछ दूरी पर गुजरने वाला वह रेलवे ट्रैक
पूरी तरह शांत पड़ा हुआ था, जैसे उसे कोई परवाह ही न हो। रात के इस काले भयावह साम्राज्य से उसे कुछ भी लेना देना नहीं था। किसी बच्चे ने उस पर रखे 1 रुपए के सिक्के के ट्रेन के गुजरने के बाद तैयार हुई धातु की पतली शीट अब भी किसी ट्रेन के आने पर धरती में होने वाले कंपन के साथ खुद भी डर से कांप जाती, और तब सोचता कि उस विशालकाय ट्रेन के ऊपर से गुजरने से उसे कैसी पीड़ा हुई होगी। आज पूर्णिमा का सुंदर चांदनी रात थी। उस निरभ्र प्रकाश में वह रेलवे मार्ग बहुत दूर तक दिखाई दे रहा था। रेलवे मार्ग यह जमीन से लगभग 10-12 फुट की ऊंचाई पर बना हुआ था। आसपास के खाली पड़े खेतों से नजदीक रहने वाले किसानों ने अपने मवेशियों के लिए घास काटकर ले लिया था, जिससे कुछ इलाका खाली दिख रहा था। लेकिन रेलवे मार्ग के दोनों तरफ दिखाई देने वाले इक्का दुक्का पेड़, छोटे छोटे झाड़, गन्ने की लंबी लंबी कतारें और थोड़ी खाली जमीन पर कमर तक उगा घास सब साफ साफ दिख रहा था। दाईं ओर रेलवे पुल से गुजरने वाले हाईवे पर वाहनों की आवाजाही हमेशा की तरह चल रही थी। रात के समय उस पुल के नीचे देह व्यापार करने वाली महिलाओं की उपस्थिति भी हमेशा की तरह थी। उन महिलाओं से कुछ दूरी पर रुके हुए 15 साल से 50 साल तक के पुरुष, जो अपनी कामना की तृप्ति के लिए उनकी ओर देख रहे थे। चांदनी की उस सफेद रोशनी में कोई दूर के सूने मैदान से चलकर आ रहा था। यह समझना मुश्किल था कि वह कौन है, लेकिन उसकी हरकतों से पता चल रहा था कि वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कुछ ही समय में वह काली आकृति और भी स्पष्ट होने लगी। वह एक युवक था और रेलवे मार्ग की ही दिशा में आ रहा था, मतलब लगभग पहुंच ही गया था। 2-2.5 फुट गहरी खाई से वह वैसे ही ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रेलवे मार्ग के आसपास बिछे पत्थरों के कारण उसके लिए वह कठिन हो रहा था। फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसका शरीर पसीने से तरबतर था। उसकी हर कोशिश के साथ नीचे खिसकते पत्थर और उनके साथ उड़ने वाली हल्की सफेद धूल हवा के हल्के झोंकों के साथ हवा में घुलने लगी। ऊपर आते आते अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे नीचे खाई में गिर पड़ा। तभी हल्की सफेद धूल हवा में फैली और सब कुछ शांत हो गया। कुछ समय तक चल रही वह जद्दोजहद थम गई, लेकिन 5 मिनट बाद ही वह खाई से उठकर खड़ा हुआ और आसपास देखा। फिर उसने रेलवे ट्रैक की ओर देखा, जैसे उसने मन में ठान लिया कि इस बार वहां तक पहुंचना है। उसने कच्चे रास्ते की ओर देखा, लंबी सांस ली, मन में तैयारी की और तेजी से कदम बढ़ाते हुए वह ऊपर आने लगा। वह फिर से फिसल गया, लेकिन आखिरकार गिरते पड़ते वह रेलवे मार्ग पर आने में सफल हो गया। जैसे किसी कांटेदार झाड़ी में अटके हुए कागज की तरह हवा के हल्के झोंकों से झूमता हुआ उसने अपने शरीर को संभालते हुए ऊपर आकर खड़ा हुआ। अब वह खड़ा तो हो गया था, लेकिन अपने कांपते हुए शरीर को संभालने के लिए उसे थोड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। उसने अपनी छाती फुलाकर पहले रेलवे ट्रैक की बाईं ओर देखा, फिर सिर घुमाकर दाईं ओर देखा और दुनिया जीतने के अंदाज में खड़ा हो गया, लेकिन अभी भी उसे सही से खड़ा होना नहीं आ रहा था। उसने अपनी शर्ट की जेब से मुश्किल से एक पारदर्शी शीशी निकाली और नीचे बैठने की कोशिश करने लगा, लेकिन आगे पीछे डगमगाते शरीर का अचानक संतुलन बिगड़ा। गिरते गिरते वह धड़ाम से नीचे बैठ गया और लोहे के ट्रैक पर हाथ लगाते समय उसे जोर की चोट लगी, लेकिन हाथ में पकड़ी कांच की वह शीशी सही सलामत थी, जिससे उसके चेहरे पर संतोष की एक झलक उभरी। उसने अपने दाएं हाथ से वहां की मिट्टी को साफ किया, शीशी को वहां रखा और अपने दोनों हाथों से पीछे लोहे के ट्रैक का सहारा लेकर थोड़ा आराम से बैठा। उसके चेहरे पर एक तरह की शांति दिखाई दे रही थी। उसने अपनी नजर थोड़ी ऊपर की तो उसने देखा कि उगता हुआ चांद काफी ऊपर आ चुका था, जो आज उसे हमेशा की तरह उदास नहीं लग रहा था, कम से कम उसके लिए तो नहीं। आकाश में फैली साफ चांदनी को देखते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने बगल में रखी हुई शीशी को उठाने की कोशिश की। तभी 100 फुट की दूरी पर रेलवे ट्रैक के ठीक बीच में कोई उसकी दिशा में चलते हुए दिखाई देने लगा। उसने शीशी को वहीं रखा और अपनी भौहें चढ़ाकर उस आकृति को देखने लगा, लेकिन ठीक ठीक समझ में नहीं आया कि कौन आ रहा है। अब सच में कोई आ रहा है या वह वहीं खड़ा है, यह समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उसकी नजरें शांत बैठने के लिए तैयार नहीं थीं। फिर उसने अपने आप से ही बुदबुदाया, छोड़ो, हमें क्या करना है, होगा कोई। उसने नीचे रखी शीशी को उठाया, हाथ में लिया और फिर एक बार रेलवे ट्रैक पर खड़ी उस आकृति की ओर देखा और उसका दिल धक धक करने लगा। कुछ क्षण पहले दूर खड़ी वह आकृति अचानक आधे रास्ते पर आकर रुक गई थी और अब भी बिना कोई हलचल किए वहीं खड़ी थी। इस बार उसे महसूस हुआ
कि 50 से 60 फुट की दूरी पर खड़ी वह आकृति शायद उसकी दिशा में ही देख रही है। अब वह उसकी दिशा में देख रही है या सीधे उसकी ओर देख रही है, यह समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वह बिल्कुल शांत थी, थोड़ी बेचैन, जैसे वैशाख की दोपहरी में सूने मैदान पर चमकते धूप में बनते हुए मृग मरीचिका में हवा के हल्के झोंकों के साथ वह हल्की हल्की हिल रही हो, वैसी ही वह दूर खड़ी आकृति उसे महसूस हो रही थी। अब सच में ऐसा हो रहा है या पेट में गए शराब का असर है, यह समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कोई तो था जो सामने उसकी ओर बढ़ रहा था। अब उसने यह तय कर लिया कि जो कोई भी है उसकी पूरी तरह से अनदेखी करेगा और हाथ में पकड़ी शराब की शीशी को हल्के से होंठों पर लगाया। उसने आंखें बंद की और 2 घूंट गले से नीचे उतार दिए। तभी कड़वाहट मुंह में महसूस होने लगी और गले से नीचे जाते जाते मस्तिष्क में झंझनाहट सी होने लगी। उसने आंखें कसकर बंद की और एक लंबी सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को जोर से झटका दिया। सामने बोतल रखते हुए उसने लोहे के ट्रैक का सहारा लिया और दाहिने पैर को पूरी तरह फैलाते हुए पैंट की जेब में हाथ डालकर एक छोटी कागज की पुड़िया निकाली। दांतों से उस पुड़िया को खींचकर फाड़ा और लाल खारी दाल की उस पुड़िया के 4 दाने मुंह में डालते हुए उसने पुड़िया को शर्ट की ऊपरी जेब में डाल दिया। हवा में ठंडक थी, लेकिन शरीर में घुसे अल्कोहल की वजह से उसे इसका एहसास नहीं हो रहा था। अब तक साफ दिखने वाला आसमान कहीं कहीं सफेद बादलों से भरने लगा था। जब कोई बड़ा बादल चंद्रमा को अपनी गोद में ले लेता तो चारों ओर गहरा अंधकार छा जाता। लेकिन तभी चंद्रमा के हल्के प्रकाश से चमकते तारे कुछ क्षणों के लिए और भी तेजस्वी हो जाते। वह अपने मुंह में डाले हुए तीखे मसालेदार खारी दाने चबाते हुए ऊपर आसमान में ही देख रहा था। आज चांदनी कितनी सुंदर है ना। रात की इस सुहानी शांतिमय चुप्पी में एक मीठी मधुर आवाज उसके कानों में पड़ी और तभी से अल्कोहल की धुंध में पूरी तरह डूबे उसके मस्तिष्क ने तुरंत स्थिरता पा ली, क्योंकि इस निर्जन सुनसान स्थान पर किसी पुरुष की उपस्थिति तो खास नहीं थी, लेकिन यह आवाज एक लड़की की थी और उसमें न कोई झिझक, न संकोच, न भय था, जो आमतौर पर एक लड़की के मन में परपुरुष के साथ अकेले में बात करते समय होता है, वह भी रात के इस समय। यह बात उसके गले नहीं उतर रही थी। उसने तुरंत आवाज की दिशा में सिर घुमाया और देखा कि वह लड़की 10-15 फुट की दूरी पर खड़ी थी। उसे देखते ही उसका चौंकना स्वाभाविक था। उसे याद आया कि अभी तक रेलवे ट्रैक के बीच में घूमती हुई जो आकृति दिख रही थी वही लड़की थी, लेकिन 1 सेकंड पहले तो वह 50 फुट की दूरी पर खड़ी दिख रही थी और अब इतनी करीब। उसने थोड़ा सिर आगे झुकाकर उसकी ओर देखा। हां, वही थी, लेकिन उसके कहे हुए शब्दों को नजरअंदाज करते हुए उसने फिर से जेब में हाथ डाला और खारी के 4 दाने निकालकर मुंह में डाल लिए। असल में इस खूबसूरत चांदनी में कोई होना चाहिए जो हमें दुनिया में सबसे प्रिय हो। पूरा चांद देखकर वह लोहे के ट्रैक पर बैठ गई। उसका मधुर आवाज फिर से इस नीरव चुप्पी में फैल गया और हवा में घुलने लगा। लेकिन वह कुछ असहज हो गया। अपने आसपास देखते हुए वह खुद से बुदबुदाया, शायला ये मुझसे ही बात कर रही है, क्योंकि आसपास कोई और तो दिख नहीं रहा। हां, आपसे ही बात कर रही हूं। इतना हैरान क्यों हो गए? उसकी आवाज में थोड़ी कोमलता आ गई। वह हल्के से हंसते हुए फिर से बोली, शराब पी रहे हो? शराब का जिक्र होते ही उसे याद आया कि वह वास्तव में उसी से बात कर रही है। उसने अपनी पास की बोतल छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, हां, लेकिन अभी खत्म हो गई। तुम्हें लेनी थी क्या? वह खिलखिलाकर हंसी और उसका मधुर आवाज फिर से उस चुप्पी में घुलने लगा। डरो मत, मैं नहीं पीती। पीती भी तो कोई बात नहीं थी। इतनी पी रहे हो, लेकिन खुशी में या दुख में, ये तो बताओ। खुशी में पी रहा हूं या दुख में, यह महत्वपूर्ण नहीं है। रात के 11 बज चुके हैं और तुम इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? घर में कोई तुम्हें पूछता नहीं? या तुम ही घर में किसी को नहीं पूछती? वह शांत होकर आकाश की ओर देखने लगी। चंद्रमा की शीतल रोशनी में उसका चेहरा भी चमक उठा था। वह उसकी सुंदरता को निहारने लगा। वह बेहद खूबसूरत थी। घने काले बाल जो पीठ पर फैले हुए थे, छोटी पर स्पष्ट भौहें और पानीदार आंखें, सीधी नाक और थोड़ा गोल चेहरा, माथे पर छोटी सी बिंदी, सफेद पंजाबी ड्रेस में लिपटी उसका शरीर भी सुडौल था। वह वहीं बैठकर अपने घुटनों के चारों ओर अपनी दोनों बाहों का घेरा बनाकर उदासी से जमीन की ओर देखते हुए बोली, आप भी शराब पी रहे हैं और देर से यहां बैठे हैं। आपको घर में कोई पूछता नहीं क्या?
या आप ही घर में किसी को नहीं पूछते? उसकी ओर देखते हुए उसने फिर से बोतल उठाई और मुंह से लगाई, लेकिन पीने के बजाय उसे नीचे रख दिया और हाथ में ही थामे रखा। पूछते हैं, आज कितनी कमाई हुई? अगर कम हुई तो इतनी कम क्यों हुई? अगर ज्यादा हुई तो और भी हुई होगी। तुमने पैसे छुपा रखे होंगे। जितना भी करो घर के लिए सब व्यर्थ। उसकी बात को बीच में ही काटते हुए उसने पूछा, इसलिए शराब पीने लगे? नहीं। फिर किसी को भूलने के लिए? वो थोड़ा उदास हो गया तो वह हंसते हुए बोली, मतलब आपका भी वही नेशनल प्रॉब्लम है। नेशनल प्रॉब्लम? वह उलझन में पड़ गया तो वह उसकी ओर देखते हुए बोली, नेशनल प्रॉब्लम मतलब हमारे देश में ज्यादातर लड़के नशे की लत में पड़ जाते हैं क्योंकि उनका दिल टूट जाता है। प्यार में मिली चोट को भुलाने के लिए फिर वो आदत जिंदगी भर के लिए बन जाती है। हां, क्योंकि लड़के सच में प्यार करते हैं, दिल से जुड़ जाते हैं। इसलिए उसके स्वर में छिपा गुस्सा और स्त्री जाति के प्रति उसका तिरस्कार उसने महसूस किया और कहा, कौन जाने सच्चा प्यार लड़के करते हैं या लड़कियां? वैसे भी तुम्हारी बातों के मुताबिक सिर्फ लड़के ही सच्चा प्यार करते हैं, तो फिर लड़कियों के MMS बनाकर उन्हें सारी दुनिया के सामने उघाड़कर शायद वो अपने सच्चे प्यार की पहचान देते होंगे। सही कह रही हूं ना? उसके पास कोई जवाब नहीं था। हाथ में पकड़ी शराब की बोतल को उसने झटके से मुंह से लगाया और इस बार 2-4 घूंट पीकर ही उसे वापस रखा। क्या तुम्हारा भी दिल टूटा है इसलिए इतनी पी रहे हो? उसने शादी से मना कर दिया क्या? उसकी बात सुनकर वह शांत होकर शून्य में देखने लगा। मेरी एक सौतेली मां है। पिता के गुजर जाने के बाद बड़े बेटे के रूप में मुझे संपत्ति में ज्यादा हिस्सा मिला और मेरे सौतेले भाई को कम। इस वजह से वह नाराज है। रोज घर में झगड़े, कलह और कड़वाहट। सचमुच जीना मुश्किल हो गया है। उसने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, तो क्या इसलिए उसने शादी से मना कर दिया? वह शादी करना चाहती है लेकिन अलग रहना पड़ेगा और मैं अपना घर छोड़ना नहीं चाहता। वह एक गहरी सांस लेते हुए बोली, तो फिर तुम्हारी वजह से रुकावट आ रही है? वैसे देखा जाए तो कोई भी लड़की यही सोचेगी ना। मतलब एक तरफ सौतेली मां परेशान कर रही है तो शादी के बाद वह उसे भी मानसिक रूप से परेशान करेगी। उसकी ओर देखते हुए वह मन में बुदबुदाया, छायला, आखिर ये भी लड़की है, अपनी ही तरफदारी करेगी। और उसने फिर से 2 घूंट शराब पी ली। आज तो शराब का स्वाद भी बिगड़ा हुआ लग रहा है। उसने हाथ में पकड़ी बोतल को वैसे ही पकड़े हुए दोनों हाथ घुटनों पर रखकर उसकी ओर देखा। मेरा छोड़ो, लेकिन तुम इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? मतलब एक अच्छे घर की लड़की इतनी रात को इस सुनसान जगह पर, थोड़ा अजीब नहीं लगता? उसकी बात सुनकर उसके चेहरे पर निराशा फैल गई। उसकी उदास मानसिक स्थिति उसे महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने दोबारा पूछा, क्या हुआ? घर है ना? या तुम्हारे ऐसे व्यवहार की वजह से उन्होंने तुम्हें निकाल दिया? जवान लड़की रात के 11-12 बजे इस तरह अकेली घूमती है तो और क्या करेंगे वे? उसके इस ताने भरे शब्दों पर उसके उदास चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी, लेकिन वह बनावटी थी। यह समझने लायक वह जरूर हो चुका था। किसी के बारे में कुछ भी जाने बिना हम उसे पल भर में बुरा ठहरा देते हैं, है ना? लेकिन मेरा भी एक घर है, मां, पिता, एक भाई। बस अब उस परिवार में मेरे लिए जगह नहीं है, यही सब। उसकी बात सुनकर वह भी हल्के से मुस्कुराया। जगह देंगे भी कैसे? लड़की को लड़की की तरह रहना चाहिए। मेरा मतलब, इतनी रात को तुम इस जगह पर एक अनजान आदमी के साथ इतनी बेफिक्र होकर बात कर रही हो, जबकि तुम्हें पता है कि वह आदमी तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने मजबूरन तुम्हें निकाल दिया होगा। उसके हर शब्द, जो पहले से ही घावों से भरे उसके कोमल दिल में सुइयों की तरह चुभ रहे थे, उसके नाजुक मन को आहत कर रहे थे। उसके दिल में उठ रही पीड़ा से उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे थे, लेकिन उसने उस दर्द को दिल में दबाकर कहीं शून्य में नजरें गड़ा दी और कहा, मेरा एक इज्जतदार घराना है। पिता बड़े व्यवसायी हैं, शहर में उनका बड़ा नाम है और भाई भी उन्हें व्यवसाय में मदद करता है। बहुत सुखी परिवार। बोलते बोलते वह रुक गई। उसकी आंखों में छलके हुए आंसू अब उसके गालों पर लुढ़कने लगे थे। उसका गला भर आया था। आंसू पीते हुए उसने आगे कहा, अब सिर्फ मैं नहीं हूं उनके सुखी परिवार में। तुम्हारे इस चाल चलन को देखकर ही उन्होंने बाहर निकाला होगा ना। आखिर कौन से मां बाप रात बेरात यूं इधर उधर भटकने वाली लड़की को घर में रखेंगे? आखिरकार समाज के लोग और रिश्तेदार क्या कहेंगे, है ना? उसके इन दिल चीर देने वाले शब्दों का असर उसके नाजुक मन पर बहुत गहरा हो रहा था, लेकिन उदास दिखने के बावजूद वह बिल्कुल शांत थी। शायद उसके मन में चल रही उथल पुथल उसे और भी निराशा में ले जा रही थी, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
यह देखकर उसका भी साहस बढ़ने लगा। उसने हाथ में पकड़ी बोतल से एक और घूंट लिया और उसकी ओर देखने लगा, लेकिन इस बार उसकी नजरों में एक अलग सी भावना बल्कि वासना उसने महसूस की। एक अकेली लड़की, निर्जन सुनसान इलाका, ऊपर से पेट में गई शराब, इन सब का अच्छा मेल होगा, यह सोचना मूर्खता ही कहा जाएगा। उसकी नजरों में छिपी वह भावना जो कि वासना थी, उसे समझने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा। एक लड़की, सुनसान इलाका और उसमें शराब का नशा, इन सब का अच्छा मेल होगा, यह सोचना भी मूर्खता ही होगी। उसकी नजरों में जो भाव थे वह वासना थी और इसे समझने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा, बल्कि वह ऐसी नजरों से पूरी तरह परिचित लग रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने बहुत निर्भीकता से उससे पूछा, मेरा चाल चलन देखकर घर वालों ने मुझे बाहर निकाल दिया, ऐसा कहना चाहते हो तुम? उसकी बात सुनते ही उसके चेहरे पर एक छल्लिया मुस्कान फैल गई। जैसे चाय का कप धीरे धीरे हिलाया जाता है, वैसे ही उसने हाथ में पकड़ी शराब की बोतल को धीरे धीरे घुमाया और उसकी वासना भरी नजरें उसके पैरों से ऊपर की ओर बढ़ते हुए उसके शरीर पर घूमने लगीं। उसके इरादों को समझकर वह कुछ हताश होकर बोली, मेरा चाल चलन कुछ देर के लिए छोड़ो, लेकिन इस समाज में स्त्री का अस्तित्व क्या है, यह बता सकते हो? स्त्री का अस्तित्व मतलब स्त्री को हमारे समाज में देवी का स्थान मिला है। वह मां, बहन, पत्नी, प्रेमिका है। उसकी बात को बीच में ही काटते हुए वह हल्की सी मुस्कुराई और बोली, बस बस बहुत हो गया। मैं तुमसे किताबों में लिखने के लिए निबंध नहीं पूछ रही, बल्कि यह पूछ रही हूं कि इस समाज में स्त्री का असली स्थान क्या है। उसके इस सवाल से वह कुछ उलझन में पड़ गया। मेरी समझ से तो यही स्त्री के रूप है, तुम्हें कुछ और कहना है क्या? हां, कुछ और। आज जिस स्थिति में मैं हूं, वहां से देखो तो मुझे स्त्री का केवल एक ही रूप दिखाई देता है। कौन सा? पुरुषों के आपस में व्यवहार करने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तु। हां, केवल एक वस्तु, और यही सच्चा अस्तित्व है इस समाज में एक स्त्री का। हर किसी का अपना ख्याल है, लेकिन ऐसा सोचने के पीछे कोई कारण तो होगा। कहकर उसने मूंगफली का पैकेट उसके सामने बढ़ाया, लेकिन उसने हल्के से मुस्कुराते हुए इनकार कर दिया और कहीं शून्य में देखते हुए कहा, मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती थी। हम दोनों साथ में कॉलेज जाते थे। एक दिन पता चला कि वह एक लड़के के साथ भाग गई और शादी कर ली। वास्तव में वह भागी थी, लेकिन तूफान हमारे घर में आया। रात के खाने के समय बात निकली। इस पर मेरी मां ने कहा, ऐसा कुछ होने से पहले इसकी भी शादी कर देनी चाहिए। इस पर पिता कुछ गुस्से में बोले, इसकी शादी नगर सेवक के बेटे के साथ करनी है। उनके साथ रिश्ता जुड़ा तो कल को बिजनेस फैलाने का मौका मिलेगा। फिर उनके साथ बात करके तारीख पक्की कर लो, कल कोई गलत बात ना हो जाए। मां के मुंह से निकले ये शब्द सुनकर पिताजी के माथे की नसें उबलने लगीं। गलत बात, ऐसा ख्याल भी मन में आया तो कुल्हाड़ी से इसके टुकड़े टुकड़े करके आवारा कुत्तों को खिला दूंगा। इतना कहकर वह चुप हो गई। काफी देर तक एक ही जगह बैठे रहने से उसे तकलीफ होने लगी, इसलिए उसने अपनी जगह ठीक की और फिर से बैठ गया। उसकी ओर देखकर बोला, तो इसमें क्या खास बात है? घर की लड़की भाग जाए तो किसी को भी गुस्सा आएगा, इसमें क्या खास है? वह हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखकर बोली, खास नहीं बल्कि लेन देन। बड़े घरानों में नगर सेवक, विधायक, सांसद, मंत्री, उद्योगपति, व्यापारी, सरकारी अधिकारी, इनके घर में अपनी घर की लड़की रूपी वस्तु देकर उनसे रिश्ता जोड़ने का सौदा, ताकि उनसे फायदा हो सके। तुम्हारी भी बहन होगी तो तुम्हें भी यही लगा होगा ना कि उसकी शादी ऐसे लड़के से करनी चाहिए जिससे तुम्हारे घर वालों को भी फायदा हो। उसकी बात सुनकर उसका खून खौल उठा। अरे बस कर इस लेक्चर से। 4 पैसे के लिए अपना शरीर बेचने वाली औरत मुझे समाज में स्त्री का अस्तित्व क्या है ये बता रही है। एक वेश्या का बेकार का लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं है। जख्मी हुआ क्या तेरा पुरुष अहंकार? हल्की मुस्कान के साथ उसने निर्भीकता से उसकी ओर देखा। उसने भी गुस्से में उसकी ओर देखा। तो फिर तुझे क्या उम्मीद है? जैसे तेरे घर वालों ने तुझे गांव से निकाल दिया, वैसे ही दूसरों को भी ऐसा करना चाहिए क्या? उसका गुस्सा स्वाभाविक था। अब तक किसी भी महिला ने उसके पुरुष अहंकार को चुनौती नहीं दी थी, या उसने बचपन से ही देखा था कि समाज में स्त्री का स्थान बच्चों की झगड़ों में उनकी मां की टूटे हुए शब्दों की लाशें होती हैं, या शराब के ज्यादा पीने के बाद सरे रास्ते पत्नी पर हाथ उठाना। ऐसी चीजें उसने देखी थीं, इसीलिए उसका यह समझ का आधार हो सकता है। लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे शांत देखकर उसने हाथ में पकड़ी मूंगफली की और 4 दाने मुंह में डालते हुए उसे देखा। बोलना, स्त्री के रूप में तेरी क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें? हां,
वस्तुतः क्या और कैसी उम्मीद हो सकती है? जिस सहजता से एक भाई अपनी बहन के सामने अपने दिल की बात खोलता है और अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करता है, क्या उसी सहजता से एक बहन अपने भाई के सामने अपने प्रेमी के बारे में बात कर सकती है? एक पिता जो बेटे की 4 प्रेमिकाओं को नजरअंदाज करता है, क्या वह अपनी बेटी के किसी लड़के से सिर्फ बात करने पर नजरअंदाज कर सकता है? शादी तय करते वक्त तेरे मन में कोई लड़की है क्या? ऐसा पूछने वाले घर में कितने घर हैं जहां शादी तय करते वक्त तेरे मन में कोई लड़का है क्या, ऐसा खुले दिल से पूछा जाता है? उसे भी दिल है, उसे भी सपने होते हैं, उसे भी कोई पसंद आता होगा, वह भी किसी से प्यार करती होगी। उसकी बात को बीच में ही काटते हुए उसने कहा, अच्छा, मतलब तुझे किसी से प्यार है? बिल्कुल, भावनाएं तो जानवरों में भी होती हैं, मैं तो स्त्री हूं। फिर क्या तुझे प्रपोज किया? हां, कुछ दिन पहले ही कॉलेज में रोज डे पर उसने मुझे गुलाब का फूल दिया और साथ में एक किताब रोमियो जूलियट की नहीं रे, भूत प्रेत आत्मा के अस्तित्व की जानकारी वाली। क्या यार, क्या किताब दी है? मैं होता तो कामसूत्र की किताब देता। तू तो नालायक है, लेकिन मुझे सुपरनैचुरल चीजें देखने में मजा आता है। मैंने कई बार उनके साथ संवाद करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। रोजडे का क्या हुआ? उसने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए पूछा, तो वह कुछ अतीत में खोई हुई दिखी। मैं बहुत खुश थी। उसने जो गुलाब दिया वह किसी भी कीमती गहने से ज्यादा बड़ा था। उस दिन मेरे पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे, क्योंकि मुझे भी वह पसंद था दिल से, और मुझे विश्वास था कि वह मुझे प्रपोज करेगा। लेकिन यही ना, अब क्या वह तुम्हें स्वीकार करेगा या नहीं? सिर्फ प्यार में सब कुछ स्वीकार करने की हिम्मत होती है। तू तो बड़ी विचारक निकली। वेश्या बनने के बाद तुझे काफी ज्ञान हुआ है, लेकिन इस दिव्य ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ग्राहक तुम्हारे साथ सोते वक्त तुम्हारे दिमाग में कितने अच्छे विचार हैं यह नहीं देखेगा, बल्कि तुम्हारा शरीर कितना आकर्षक है यह देखेगा। उसकी बात सुनकर उसने जमीन पर मिट्टी में अपना अंगूठा गोल गोल घुमाते हुए कहा, सच्ची बात कही, शरीर और सिर्फ वेश्या ही नहीं, सड़क पर आने वाली महिलाओं के कपड़ों से ही उनके स्तनों का आकार देखकर लार टपकाने वाले और आगे चल रही महिला की कमर को तृष्णापूर्वक देखने वाले लोग भी उस महिला को सिर्फ एक शरीर मानते हैं और सिर्फ शरीर देखते हैं, शरीर। और छोड़ दे, तू ही बता, आज तक किसी भी महिला ने अपने सपनों के लिए जिया है? तेरे इन विचारों के कारण ही तुझे घर से निकाल दिया गया है। वेश्या बनना तेरा सपना लगता है। उसकी हृदय को चीरने वाली बातें उसके कानों में रिसते हुए पीड़ा की तरह डाल दी गईं। लेकिन वह एक बाहरी पुरुष था। तुझे मेरे बारे में क्या ख्याल है? यह मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि मैंने जो भी किया उसी वजह से आज मेरा परिवार एक संकट से सुरक्षित निकल आया है और अब एक सुखी जीवन जी रहा है। मतलब मुझे समझ में नहीं आया, उसने हल्की भौहें चढ़ाते हुए पूछा। उसने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और कहा, मेरे पिता एक बड़े व्यापारी हैं। दादाजी द्वारा शुरू किया गया व्यापार वे बढ़ाते हुए और भी बड़ा कर रहे थे, लेकिन मेरे बड़े भाई का पिता के बिजनेस से कोई लेना देना नहीं था। वह हमेशा अपने शैतान दोस्तों के साथ बाहर रहता था। बेटे के रूप में उसे पिता ने थोड़ी ज्यादा छूट दी थी। मैं कॉलेज के 3रे साल में थी। उस रात 11 बज चुके थे और मेरे बड़े भाई अब तक घर नहीं आया था। हम इंतजार करते हुए खाना खा चुके थे। माँ पापा अपने कमरे में चले गए और मैं दूसरी मंजिल पर अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी थी। हाथ में वह गुलाब का फूल लेकर उसके साथ बात कर रही थी। तभी मेरी नजर उसके द्वारा दी गई किताब पर पड़ी। वह भूत प्रेत आत्मा को बुलाने की विधियां बताने वाली थी। लगभग 50 पन्नों की वह किताब हमेशा मेरे पास रहती थी। मैंने एक अलग प्रयोग करने का सोचा, मजे के लिए। उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए उसने पूछा, अलग प्रयोग मतलब क्या? बाद में बताऊंगी, पहले आगे क्या हुआ वह सुनो। इतना कहकर उसने फिर से घटी घटना बताना शुरू किया। किसी के ऊंचे स्वर में बोलने की आवाज आई। भाई आया होगा, इसलिए मैंने नजरअंदाज किया, लेकिन वह आवाज पिता की नहीं थी। घड़ी में देखा तो 8:30 बज चुके थे। इतनी रात को कौन आ सकता है? थोड़ा अजीब लगा, इसलिए मैं बाहर आई और सीढ़ियों पर खड़ी होकर नीचे देखा तो हॉल में 2 लोग खड़े थे। उनमें से एक थोड़ा लंबा था, लगभग 6 से 6.25 फीट ऊंचा, बहुत मोटा, सिर पर कोई बाल नहीं था, पूरी तरह से टक्का, लाइट की रोशनी में भी चमक रहा था, लेकिन चेहरे पर काली दाढ़ी और मोटी मूछें थीं, जिससे चेहरा स्वाभाविक रूप से रौबीला लग रहा था।
और उस पर थोड़ी छोटी नाक और गहरी लाल आंखें, मोटी भौहें, इन सब कारणों से पहली नजर में कोई भी उसे शातिर गुंडा मान सकता था, जबकि दूसरा साधारण ऊंचाई का, देखने में अच्छा, खड़े बाल, पतली दाढ़ी, पत्थर के रंग की शर्ट और काली जीन्स पहने हुए। बात करते करते वह सोफे पर बैठ गया और पिताजी से कहा, पैसे क्या कर रहे हो? अगर बेटे को जीवित देखना है तो 2 दिन में बताओ। पिताजी उसके सामने गिड़गिड़ा रहे थे। मां की भी हालत वैसी ही थी, इसलिए मैं बाहर आई और उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उसकी उस वासनापूर्ण नजर से मेरे शरीर पर गुजरते हुए मुझे बहुत ही घिनौना लग रहा था। मां ने मुझे कमरे में जाने को कहा, मतलब लगभग चिल्ला ही दी, लेकिन जब तक मैं गई वह उसी तरह मेरी ओर देखता रहा, यह मुझे पता चला। मैं कमरे में गई और थोड़ी देर में वे दोनों भी चले गए। मां पापा हॉल में ही बैठे रहे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उनके पास जाकर खड़ी हो गई। मां रोते हुए पिताजी से गुस्से में बोलने लगी, दो और छूट दो, बेटे की जात जा रही है, जुआ खेलता है, ड्रग्स लेता है, पैसे नहीं पहुंचते इसलिए ब्याज पर पैसे ले रहा है, अब क्या किया जाए? घर जायदाद गहने बेचकर भी पैसे फिट होते हैं ऐसा नहीं लगता। पुलिस को बताओ तो वे सबके टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दे रहे थे। मां का रोना, चिल्लाना और गुस्सा चलता ही रहा, लेकिन पिताजी शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर डर और चिंता स्पष्ट दिख रही थी। कुछ करो, मेरे बेटे को वापस लाओ। उस रात तीनों ने जागकर बिताई। मेरे भाई को ड्रग्स, कोकीन जैसे नशीले पदार्थों की लत लग चुकी थी। नाइट क्लब में लड़कियों से छेड़छाड़ करने पर पुलिस ने 2-3 दिन जेल में रखा, लेकिन पिताजी ने केस दबाया। पिताजी एक बड़े व्यवसायी थे, इसलिए कोई भी उन्हें नहीं मना करता था। पिताजी ने कई बार उसे इस हालत से निकाला, लेकिन उसकी आदतें कम नहीं हुई और न ही पिताजी ने उसे कोई समझाइश दी। लेकिन अब मामला उनके गले में आ गया था। इस बार वह पूरी तरह से फंस चुका था। अगले दिन पिताजी को पैसे के लिए फिर से फोन आया। पैसे मिलने पर ही भाई की रिहाई होनी थी। पिताजी ने मुश्किल से रकम इकट्ठा की, लेकिन पैसे अभी भी पर्याप्त नहीं थे। उस रात कुछ लोग फिर से पैसे लेने आए। जितना जमा किया था पिताजी ने दे दिया और भाई को छोड़ने की विनती की। तभी एक ने मोबाइल पर भाई की फोटो दिखाई। उसकी फोटो देखकर हम सभी स्तब्ध हो गए। सूजे हुए चेहरे से पता चल रहा था कि उसे बहुत मारा गया है। फिर मोबाइल बंद किया और उसके बॉस का फोन आया, जो पिताजी के लिए था। पिताजी सिर्फ सुन रहे थे और फोन कटते ही वह आदमी चला गया। पिताजी अचानक नीचे बैठ गए। अत्यंत चिंतित और असहायता का एहसास करने वाला उनका चेहरा देखकर मां ने पूछा, क्या हुआ? बाबा अटकते हुए बोले, शहर से कुछ दूर उन्होंने सुबोध को बांध रखा है। वहां उसे न्याय के लिए बुलाया गया है, तो चलो उसे ले आते हैं, नहीं तो ये सुमित भी कुछ बुरा कर सकते हैं। पदर से आंसू पोंछते हुए मां उठी और बाहर जाने लगी। मैं भी उनके साथ बाहर चली गई। मुझे देखकर मां ने कहा, तू मत आ, ऐसी जगह पर मत आ। मां की बात सुनकर बाबा ने कहा, उसे घर अकेला छोड़ना ठीक नहीं, उसे हमारे साथ आना चाहिए। हम तीनों बाहर निकल आए। शहर पीछे छूटता जा रहा था और रात भी काफी हो चुकी थी। हमें बताई गई जगह नजर आने लगी। बाबा ने गाड़ी रोक दी और हेडलाइट की रोशनी में आसपास का क्षेत्र दिखाई देने लगा। काफी हद तक सुनसान और ऊबड़ खाबड़ जगह थी। कुछ जगहों पर कांटेदार झाड़ियां उगी हुई थीं और कई जगह तार की बाढ़ भी थी। मुझे अब भी डर था कि मेरे भाई की हालत ठीक होगी या नहीं। गाड़ी से बाहर आते ही बाईं ओर एक पुरानी जर्जर इमारत नजर आई। हेडलाइट की हल्की रोशनी में उस इमारत की जर्जर स्थिति स्पष्ट हो रही थी। हम तीनों धीरे धीरे आगे बढ़े और पड़ी हुई 2 मंजिला इमारत की ओर बढ़े। तभी बाबा ने मुझे गाड़ी में ही बैठने के लिए कहा। मैंने गाड़ी में बैठकर उनके लौटने का इंतजार किया। इतने में सड़क पर धूल उड़ाते हुए एक 4 पहिया वाहन आता हुआ दिखा। उसे देखकर मेरा दिल धड़कने लगा। मैं कभी उस वाहन को और कभी इमारत में गए मां बाबा को देख रही थी। अचानक ब्रेक की तेज आवाज के साथ वह वाहन हमारी गाड़ी के पास रुका। अंदर बैठे व्यक्ति ने सुबोध को गाड़ी से बाहर फेंक दिया। उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे और कपड़े फटे हुए थे। सफेद शर्ट पर खून के लाल धब्बे स्पष्ट थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने जोर से चिल्लाया। दौड़कर उसके पास गई, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। मेरा आवाज सुनकर मां और बाबा इमारत से बाहर आ गए। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। तभी किसी ने मेरे मुंह पर कपड़ा डाल दिया और मुझे पकड़कर गाड़ी में फेंक दिया।
कुछ ही क्षणों में मेरी होशोहवास चली गई। शायद उस कपड़े पर क्लोरोफॉर्म लगाया गया था। मुझे नहीं पता मैं कहां थी। शरीर भारी हो रहा था और सब कुछ धुंधला लग रहा था। होश में आते ही मैंने थोड़ी आंखें खोली और महसूस किया कि एक मोटा आदमी मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा था। कोई भी संवेदना महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी डरावने सपने में हूं। कुछ ही क्षणों में मेरी होशोहवास फिर से चली गई। कितना समय बीता यह नहीं पता, लेकिन जब होश आया तो मैं एक बंद कमरे में थी। सिर भारी हो रहा था, शरीर अकड़ रहा था और अभी भी चक्कर आ रहे थे। मैंने देखा कि मैं निर्वस्त्र थी। मैं पूरी तरह से हिल गई थी। आंखों में आंसू आ गए और मन सुन्न हो गया। एक भयावह वास्तविकता मेरे सामने थी। आंसू बहते हुए मैंने चादर को चारों ओर लपेटना शुरू किया। बिस्तर के पास एक टेबल था जिस पर एक आधी खत्म हुई शराब की बोतल और एक ग्लास रखा था। एक आधी जलती हुई सिगरेट भी पड़ी थी और एक ट्रे में कुछ इंजेक्शन की खाली सिरिंजें दिख रही थीं। दीवार पर एक एसी था और उसके नीचे एक लकड़ी की अलमारी थी जिसमें एक बड़ा आईना था। उसके बगल में एक सफेद सनमाइका टेबल था जिस पर कुछ किताबें और अखबार बिखरे हुए थे। सामने एक बड़ा 40 इंच का एलईडी टीवी था। दाहिनी ओर एक बंद दरवाजा और उसके पास एक बड़ी बंद खिड़की पर पीले रंग के पर्दे थे जिन पर गुलाबी डिजाइन के फूल बने हुए थे। मेरी आंखों पर किसी ने पट्टी बांध रखी थी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनते ही मैंने झटपट चादर को अपने शरीर के चारों ओर लपेट लिया। एक काला मजबूत शरीर वाला व्यक्ति अंदर आया और खिड़की का दरवाजा खोलते ही कमरे में रोशनी फैल गई। सूर्य की किरणें मुझ पर पड़ते ही मैंने चादर को कसकर लपेट लिया। सुबह या शाम होने का भान भी नहीं हो रहा था। उस व्यक्ति ने तिरछी नजरों से मुझे देखा, सिगरेट जलाया और उसके बाद शराब की बोतल से पीली शराब ग्लास में डालनी शुरू की। जब ग्लास भर गया तो उसने बोतल को किनारे रखा और तिरछी नजरों से मुझे देखते हुए उस बोतल को जानबूझकर टकराया। कमरे में खट्ट की आवाज गूंज गई और मैं कांप उठी। वह एक कृत्रिम हंसी हंसते हुए सिगरेट की राख ग्लास में डालते हुए एक एक घूंट करके पूरा ग्लास पी गया और ग्लास को नीचे रख दिया। उसकी ओर देखने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने घुटनों में सिर छुपाते हुए रोते हुए कहा, कृपया मुझे घर जाने दो। मैंने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना शुरू किया। तब वह मेरे पास आया और चादर पर नजर डालते हुए कहा, तुम्हें घर जाना है, और जोर जोर से हंसने लगा। उसके राक्षसी हंसी के बीच मेरे दिल से निकल रही सिसकियां गुम हो गईं। सिसकियों के साथ मैंने चादर को और भी कसकर लपेट लिया। उसने जलती सिगरेट को चादर पर रखा और मेरी हाथ पर टिकाया। आग की गर्मी मेरे हाथ तक पहुंचने लगी, लेकिन मैंने फिर भी चादर को कसकर लपेटे रखा। उसने फिर से 2 कश खींचे और सिगरेट की चिंगारी को जलती चादर पर रखा। इस बार उसने सिगरेट को मेरे हाथ पर ही रखकर उसे मसल दिया। हाथ पर चटका लगते ही असहनीय दर्द हुआ और मैंने हाथ पीछे खींच लिया। तभी उसने एक झटके में मेरी चादर को एक कोने में फेंक दिया और 8 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। वह बोलते बोलते बीच में ही थम गई। इतनी सारी सहन करने के बावजूद भी उसके चेहरे पर किसी भी तरह की मजबूरी, चिंता या भविष्य की चिंता नहीं थी। केवल थोड़ी निराशा थी। उसकी निराशा से भरे चेहरे को देखकर उसने हाथ में ली हुई बोतल फिर से मुंह से लगाई और एक घूंट गले के नीचे उतार दिया। पुलिस को नहीं बताया। पुलिस हंसी में भी उसकी निराशा और असहायता स्पष्ट हो रही थी। भाई को जीवनदान देने के बदले बाबा ने मुझे उनकी गिरफ्त में ले लिया था। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो सौदा हुआ था। उसके मुंह से निकले शब्द सुनकर वह लगभग चौंक गया। क्या? हां, भाई की नशे के कारण छड़े हुए कर्ज में पूरा घर गिरवी पड़ा था। मुझे देखकर उस गुंडे का मन बेचैन हो गया। उस रात फोन करके उसने भाई को छोड़कर बाकी कर्ज माफ करने के लिए मेरा सौदा किया। उसकी बात सुनकर वह अब क्या कहे यह समझ नहीं पा रहा था। मैं वास्तव में माफी चाहता हूं। जानकारी के बिना मैंने तुझसे बहुत नीच भाषा में बात की। सच में मुझे माफ कर। बोलते समय उसे बहुत अपराध बोध महसूस हो रहा था। माफी मत मांगो। मुझे तुम्हारे शब्दों का बुरा नहीं लगा। फिर उन्होंने तुम्हें कब छोड़ा? हां, छूट गई। कहते हुए उसने ऊपर आकाश की ओर देखा और गंभीर आवाज में कहा, वह मेरे शरीर की हड्डियां तोड़ने के बाद चला गया। उसके जाने के बाद मैं खिड़की से बाहर देखती रहती थी। ऐसा आभास हो रहा था कि जैसे मैं नरक से मुक्ति का इंतजार कर रही थी।
रात के समय शहर की बिजली की रोशनी से उजागर आकाश और रेल की गड़गड़ाहट का ही शोर सुनाई देता था, वो भी कभी कभी, अगर मुझे ड्रग्स का इंजेक्शन नहीं मिला हो। एक बार वह नशे में बहुत चूर हो गया, मेरा भी सिर भारी हो गया, लेकिन फिर भी मैंने वहां से बाहर निकलने का साहस किया। वह गहरी नींद में था और उसके लोग भी नशे में पड़े थे। मैं वहां से बाहर निकल गई। बाहर निकलकर मुख्य सड़क पर आई और पीछे मुड़कर देखा कि वह एक फार्म हाउस था। बाहर की झाड़ी के कारण अंदर का दृश्य नहीं दिखाई दे रहा था। किसी ने मुझे भागते हुए देख लिया, इसलिए मैंने दौड़कर निकलने की कोशिश की। शरीर अकड़ रहा था, चक्कर आ रहे थे। गिरती पड़ती मैं रास्ता ढूंढती हुई भाग रही थी। नंगे पैरों में चोट लग रही थी, खून बह रहा था, लेकिन रुके बिना चलती रही। फिर भी उन्होंने मुझे पकड़ लिया। फिर से मुझे उसी जगह पर ले जाया गया और वही सत्र शुरू हुआ। इस बार खाना देना भी बंद कर दिया गया, इसलिए अंततः बोलते बोलते वह बीच में ही रुक गई। उसकी चुप्पी देखकर वह बोला, छूट गई, यह महत्वपूर्ण है। वह हंस पड़ी और बोली, भागने की कोशिश करने के कारण अब मुझे जिंदा छोड़ना सभी के गले की फांस बन गई थी। मुझे खत्म करने का प्लान तैयार हो गया था। जो पहले कैद की गई लड़कियों के साथ करते आए थे, वही अब मेरे साथ भी। मतलब क्या करते थे वे? रात के समय बेहोश अवस्था में लड़कियों को रेल की पटरियों पर फेंक देते थे। रात में 5 रेलगाड़ियां आती जाती हैं, यानी सुबह तक शव के इतने टुकड़े हो जाते थे कि यह पहचानना भी मुश्किल हो जाता था कि शव महिला का है या पुरुष का। अगर कुछ अंग बचे भी रहते तो रेल की पटरियों के पास आवारा कुत्तों की बहुत अधिक भीड़ होती है। ये जानवर मांस खाकर खत्म कर देते हैं। यह क्षेत्र शहर से दूर होने के कारण यहां कोई घूमता नहीं है। इसका फायदा छोड़ो। अंततः कैसे भी हो तुम उस नरक से बाहर निकली हो, यही अच्छा है। बहुत गुस्सा आता है उनके लिए। वह बिना कुछ बोले हल्का हंसती। उसके चेहरे पर फैला हुआ यह हंसता चेहरा उसे कुछ रहस्यमय लग रहा था। सच में तुम्हें उनसे गुस्सा आ रहा है? फिर क्या तुम मेरी मदद करोगी? क्या मदद करनी है बताओ? वह शराब के नशे में बोल रहा था शायद। अंधेरे में वह बंगला दिखाई दे रहा है। उसने जिस दिशा की ओर इशारा किया था, उसने अपनी नजर घुमाई तो सच में दूर एक बंगले की हल्की रोशनी दिखाई दी। उसने उसे देखा। मतलब उन्होंने तुम्हें उस बंगले में बंद किया था? वह चकित हो गया। डर भरी नजर से उसे देखकर उसने गुस्से में ही सही, लेकिन दबे स्वर में कहा, फिर तुम यहां क्यों रुकी हो? पुलिस स्टेशन जाओ। उसकी बात सुनकर वह हल्का हंसती। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा अंतिम प्रयोग सफल हो गया है। उसके शब्द सुनकर वह कुछ उलझन में पड़ गया। प्रश्नवाचक नजरों से उसकी ओर देखा और पूछा, मतलब? मुझे समझ नहीं आया। उसका उलझन भरा चेहरा देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। मतलब तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया? वह अपनी नजर जमीन पर एक जगह टिकाकर बैठी रही। उसे उस जगह को एकटक देखते हुए देखकर उसने अपनी नजर घुमाई। तभी ऊपर आकाश में चमकते सफेद चांद को एक काले बादल ने अपने घेरे में ले लिया और कुछ क्षणों के लिए रात अंधेरी हो गई। भौहें चढ़ाते हुए वह पल भर के लिए वैसा ही देखता रहा। अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जमीन पर कुछ पड़ा हुआ समझ में आ रहा था। हवा की मंद लहरों से आकाश के बादल थोड़े आगे सरकने लगे और चांद के प्रकाश में सब कुछ फिर से उज्जवल हो गया। उसकी नजर अभी भी वहीं जमी हुई थी। जमीन पर कुछ पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था और अगले ही क्षण जैसे दिल की धड़कन ही रुक गई। उसने जो देखा था उसे देखकर उसकी बोलती बंद हो गई। वह आंखें फाड़कर सब कुछ देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कदम भारी हो गए थे। उसने धीरे धीरे आगे बढ़कर ठीक से देखा। अब सब कुछ उसकी कल्पनाओं से परे था। नहीं, यह संभव नहीं है। उसके मुंह से शब्द भी ठीक से निकल नहीं रहे थे। उसकी अवस्था देखकर उसने बहुत शांतिपूर्वक कहा, यह संभव हो गया है। चाहे इसे मानो या न मानो, यह सत्य है। कुछ समय के लिए उस वातावरण में एक रहस्यमय चुप्पी छा गई, जैसे सब कुछ स्थिर हो गया हो, जैसे कालचक्र ने घूमना बंद कर दिया हो। हल्की अजीब सी मुस्कान के साथ उसने उसकी ओर देखा। शायद उसे जो चाहिए था वह उसे मिल गया था। अचानक बिजली के खंभे पर उठी चिंगारियों के कारण सारी रोशनी चली गई और वह फार्म हाउस जो पहले से रोशनी में था, एक ही पल में अंधेरे में डूब गया।
उस अंधेरे में नाचती मोबाइल की टॉर्च की रोशनी से पता चल रहा था कि कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी सब कुछ शांत था। शायद वे आवाज के बिना आपस में बात कर रहे थे। शायद अब वे भागने की तैयारी में थे। एक कमरे के बंद दरवाजे के बाहर वे सब खड़े थे। दरवाजे पर लगे ताले को खोलने के लिए उन्हें चाबी नहीं मिल रही थी। कुछ की मोबाइल की टॉर्च दरवाजे पर लगे स्टेनलेस स्टील के चमकदार ताले पर रोशनी डाल रही थी, जबकि कुछ अपनी हाथ में चाबियों को देख रहे थे। एक साथ दिखने वाली मोबाइल की लाइट्स अब अलग अलग हो गई थीं। शायद उन्हें उस ताले की चाबी नहीं मिल रही थी और चाबी खोजने के लिए वे अलग अलग हो गए थे। सब कुछ शांत था, लेकिन यह शांति तूफान से पहले की थी। 7 से 8 कमरों वाले उस 2 मंजिला फार्म हाउस में सभी गुंडे सामान बिखेर कर चाबियां खोज रहे थे। एक कमरे की टेबल में ड्रॉवर में हाथ डालकर चाबियां खोजते हुए एक गुंडे का हाथ झटका देते ही ड्रॉवर बंद हो गया और उसके दोनों हाथ अंदर ही फंस गए। उस दर्द से उसकी मुंह से निकली कराह ने बाकी सभी गुंडों को चौंका दिया। जैसे वे जानना चाह रहे थे कि वह आवाज किसकी थी, लेकिन अगले ही क्षण उन्हें समझ में आया कि वह आवाज उनके एक साथी की थी। तीनों दौड़कर उस कमरे में आए और देखा कि वह लगातार चिल्ला रहा था। उसके एक साथी ने ड्रॉवर को खोला और उसके हाथ बाहर निकाले तो दोनों हाथ केवल हाथ की चमड़ी पर लटके हुए थे। उसे देखकर एक साथी ने उससे पूछा, चिल्लाओ मत, ये किसने किया? वह दर्द से एक ही रट लगाए हुए था, मुझे नहीं पता। अंधेरे में किसी ने ड्रॉवर जोर से बंद कर दिया, किसी को नहीं देखा। मृत्यु के दर्द से वह लगातार चिल्ला रहा था। उसके मुंह में एक कपड़े का गट्ठा ठूंसते हुए उनके नेता ने कहा, कोई है यहां, खोजो और उसे खत्म करो। अपने नेता के मुंह से निकले। उस आदेश को सुनते ही बाकी दोनों धारदार हथियारों के साथ मोबाइल की रोशनी में उस फार्म हाउस के चारों ओर घूमने लगे। मुंह में कपड़ा होने के बावजूद अपने सामने रोते चिल्लाते घायल साथी को देखकर नेता ने एक नजर डाली। रात की चुप्पी में उसके चिल्लाने की भयानक आवाज जैसे उसके मन में लाल चींटियों का छत्ता जगा रही थी। चिल्लाते हुए उन गुंडों के जूते में हमेशा एक धारदार चाकू होता था। सोफे पर शांति से बैठे नेता ने उठकर चिल्ला रहे साथी के जूते से वह चाकू निकाल लिया। रात की अंधेरी में भी वह चाकू चमक रहा था, जो दिल को धड़का देने वाला था। अपनी मौत के सामने देखकर घायल गुंडा गिड़गिड़ाने लगा, मुझे दर्द सहन नहीं हो रहा। मुंह दबा लो तो हाथ टूट गए हैं। मुझे मत मारो, मैं नहीं चिल्लाऊंगा। चाहो तो मेरे मुंह में बड़ा कपड़ा भी ठूंस दो, लेकिन मुझे मत मारो। याद रखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। उसके सामने चाकू को धीरे धीरे अपनी अंगुलियों से घुमाते हुए नेता ने कहा, बहुत किया, अब एक और काम कर, चिल्लाए बिना जीवन छोड़ दो। इतना कहकर उसने उसके मुंह को फिर से दबा लिया। तीर से उसकी गर्दन पर धारदार चाकू चलाया और जैसे ही उसे जमीन पर फेंका, लाल गरम रक्त का फव्वारा उसकी गर्दन से बाहर आया। जैसे एक मुर्गा मरते समय तड़पता है, वैसे ही वह जमीन पर तड़पने लगा, अपने हाथ पैर पटकने लगा। सोफे पर बैठा नेता अपनी हाथ में धारदार चाकू को मजबूत पकड़ते हुए जमीन पर खून में तड़पते साथी को निसंकोच देख रहा था। कुछ क्षण में शरीर की हलचल बंद हो गई। उसके शरीर से प्राण निकल चुके थे। असहनीय दर्द से शुरू हुआ उसका आक्रोश, चीख पुकार और मदद की याचना अब समाप्त हो गई थी। फार्म हाउस में अन्य जगह पर खोज रहे गुंडों को अपने घायल साथी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए वे फिर उसी कमरे में आए जहां उन्होंने उसे छोड़ा था। अंधेरे में फैले उस कमरे में खिड़की से आने वाली थोड़ी रोशनी में सोफे पर बैठे नेता को देख वे आगे बढ़े। कुछ पूछने ही वाले थे कि तभी पैरों में किसी गीले चिकनापन का एहसास हुआ। दोनों ने नीचे देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। एक ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और सामने का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जमीन पर खून में पड़े अपने साथी के शव और सामने सोफे पर आराम से बैठे अपने नेता को देखकर एक ने गुस्से से कहा, तुमने उसे क्यों मारा? धारदार चाकू की मूठ को और कसते हुए और कहीं शून्य में देखते हुए नेता ने गुस्से में कहा, उसके चिल्लाने से दुनिया को पता चल जाता कि हमने यहां अब तक क्या किया है, इसलिए मारा? फिर उसने अपने नेता से सवाल किया और ट्रैक पर एक ट्रेन तेजी से दौड़ती हुई दिखाई देने लगी। ट्रैक पर दौड़ती ट्रेन की एक जैसी चिल्लाती आवाज में फार्म हाउस पर मृत्यु का तांडव शुरू हो गया। आवाजें, चीखें और बचने के लिए दौड़ धूप में ट्रेन का कर्कश हॉर्न उस सुनसान इलाके में गूंज रहा था। ट्रैक पर लोहे के पहिए की धड़कन की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। एक एक करके सभी डिब्बे आगे बढ़े।
ट्रेन दूर जाती हुई पीछे के डिब्बे पर लाल रंग की बत्ती की रोशनी में इंग्लिश एक्स के अस्पष्ट होते ही पूरी तरह से गायब हो गई और फार्म हाउस की जमीन पर बिछे पत्तों में कोई गिरा और सब कुछ शांत हो गया। एक बार फिर रात की भयानक गहरी शांतता ने सब कुछ अपने विशाल जबड़े में समेट लिया। सुबह हो गई थी। 40-50 के उद्योगपति सुबह अखबार पढ़ते हुए सोफे पर बैठे थे। अखबार में नजर पड़ते ही उनके पूरे शरीर में भय की लहर दौड़ गई। अखबार धीरे धीरे उनके हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया। रसोई से उनके लिए चाय लाने वाली पत्नी की नजर अखबार की प्रमुख हेडलाइन पर पड़ी। फार्मा हाउस में मिले गुंडों की हत्या की खबर थी। उसने तुरंत अखबार उठाकर खबर देखी। उनके सभी फोटो भी थे और एक अज्ञात युवती के शव मिलने की खबर प्रमुख अक्षरों में छपी हुई थी। खबर देखकर मां की आंखों में आंसू भर आए। आंखें फाड़कर उनके फोटो देखते हुए कांपती आवाज में उसने कहा, यही है। मेरी बेटी को आखिरकार समाप्त कर दिया। मां को इस तरह रोते हुए देखकर पिता ने गुस्से में कहा, चुप रहो, चिल्लाओ मत, लोग क्या सोचेंगे। बाबा के शब्द सुनकर मुंह पर पल्लू रखकर उन्होंने अपना रोना दबा लिया, लेकिन उसे सहन नहीं हो रहा था। उसने पति के सामने सिर झुकाकर दबे स्वर में कहा, वंश का दीप बचाने के लिए बेटी को जलने दिया। लोगों को ऐसा लगे कि वह कॉलेज के लड़कों के साथ भाग गई, इसलिए बिना कारण उस लड़के को लोगों से पिटवाया ताकि सच सामने आने पर अधिक बदनामी ना हो। अरे कम से कम लड़की का शव तो घर लाओ। पुलिस उसे बेवजह जलाकर फेंक देगी। कल वह इंस्पेक्टर चाय पीने के लिए ही नहीं आया था। शायद वह हमें हमारी गलती का प्रायश्चित कराने आया था। उसने मां के हाथ से अखबार छीन लिया और उसे कोने में फेंक दिया और अस्वस्थ मन से बस बैठी रही। अब उस शव के साथ क्या किया जाए? अगर नहीं स्वीकारा तो कम से कम बदनामी तो टल सकती है। हाथ में अखबार रखकर इंस्पेक्टर साहब सोचते हुए अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुके बैठे थे। तभी हेड कांस्टेबल अंदर आकर एक फाइल साहब के हाथ में देते हुए बोले, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। साहब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। और कांस्टेबल आगे कुछ कहने ही वाला था कि इंस्पेक्टर साहब के मोबाइल पर किसी का कॉल आया। हाँ बताइए डॉक्टर साहब। ठीक है, बताइए, मैं 10 मिनट में आता हूं। फाइल को साथ लेकर इंस्पेक्टर साहब ने ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहा। काले चश्मे पहनते हुए वह गाड़ी में बैठ गए और सायरन की आवाज करते हुए उनकी वैन अस्पताल की ओर चलने लगी। सुबह का समय था और सभी अपनी अपनी नौकरी के लिए बाहर थे। पुलिस वैन में पीछे की सीट पर बैठे कांस्टेबल गहन विचार में इंस्पेक्टर साहब से बोले, साहब, फार्म हाउस पर मिली मृत व्यक्ति अट्टल अपराधी है, यानी पुलिस रिकॉर्ड पर उनका डेटाबेस है। हत्या, लूटमार, किडनैपिंग, बलात्कार जैसे कई अपराधों में वह जमानत पर थे। मुझे लगता है कि पैसों के बंटवारे को लेकर उन्होंने एक दूसरे को खत्म कर दिया। हाँ शायद, लेकिन साहब, उस वेश्या ने आत्महत्या की या उसकी हत्या की गई, यह जांचना पड़ेगा। साहब सभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, शवों के फोटो, कमरे के फोटो देखने लगे और बहुत शांत तरीके से कांस्टेबल से कहा, जांच करने से पहले किसी महिला के माथे पर वेश्या का लेबल लगाना हमारा काम नहीं है। हम पुलिस हैं, ये याद रखो। और हां, वह लड़की वेश्या नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट है कि पिछले कुछ दिनों से उसके साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा था। उसके शरीर पर जलते हुए सिगरेट के दाग लगे हुए हैं। शर्मिंदगी के डर से शायद उसके घर वालों ने पुलिस में शिकायत नहीं की। उनकी गाड़ी अब अस्पताल के गेट से अंदर जा रही थी। अस्पताल में लोगों का आना जाना जारी था। गाड़ी से उतरकर इंस्पेक्टर सीधे डॉक्टर के केबिन की ओर बढ़े। अंदर आऊं? हां, आओ इंस्पेक्टर साहब। हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। चाय? नहीं, पहले काम देखूंगा, फिर चाय कॉफी। ठीक है। और दोनों डॉक्टर के केबिन से बाहर निकले। सरकारी अस्पताल होने के कारण वहां सामान्य और जरूरतमंद लोगों की काफी भीड़ थी। चलते चलते डॉक्टर ने इंस्पेक्टर साहब से पूछा, पुलिस इन चीजों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन इस पर विश्वास क्यों किया? चलते चलते इंस्पेक्टर साहब ने कहा, पुलिस छोड़ो, तुम तो डॉक्टर हो, तुम्हारी राय मेरी विश्वास से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्या? कहते हुए इंस्पेक्टर साहब ने अपने काले चश्मे उतारकर ऊपर की जेब में रखे और फिर से बोलने लगे। फार्म हाउस पर खून से सने 4 शवों को देखकर समझ में आया कि वे आपस में लड़कर मरे हैं। क्योंकि वहां शाम को हल्की बारिश हुई थी, इसलिए रास्ते पर किसी के फुटप्रिंट्स या वाहनों के चिन्ह नहीं थे। लेकिन सभी कमरों की जांच करते हुए हम एक बंद कमरे के पास पहुंचे। उस कमरे में ताला लगा था और जमीन पर कुछ चाबियां पड़ी थीं, लेकिन उनमें से कोई भी चाबी लगती नहीं थी।
उस बंद ताले को तोड़कर अंदर प्रवेश किया और बोलते बोलते सब एक कमरे के पास पहुंच गए। बाहर लकड़ी की बेंच पर घायल अवस्था में वह लड़का दिखा जिसे इंस्पेक्टर साहब ने कल बॉयज हॉस्टल में देखा था। इंस्पेक्टर साहब को देखते ही वह खड़ा हो गया और उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए साहब ने कहा, कैसी है तबीयत? उसने चुपचाप हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। डॉक्टर साहब ने कमरे का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला, कांस्टेबल बाहर खड़ा था, जबकि इंस्पेक्टर साहब, डॉक्टर और वह लड़का कमरे में चले गए। अस्पताल के बेड पर सफेद कपड़े में लिपटे शव को देखकर लड़के के हाथ पैर कांपने लगे। भर आई आंखों से उसने एक बार इंस्पेक्टर साहब को देखा और फिर भारी कदमों से शव के पास चलने लगा। चलते हुए हर कदम पर उसे अतीत याद आने लगा। रोज डे था और कक्षा की खिड़की से उसकी नजर अभी भी कॉलेज के गेट पर टिकी थी। उसने बैग की चेन खोलकर देखा कि उस बंद बैग में गुलाब कुछ दबा हुआ था और गुस्से में बुरा व्यवहार कर रहा था। अरे बेवकूफ, ध्यान कहां है तुम्हारा? आवाज की दिशा में देखा तो शिक्षक उसे डांट रहे थे, लेकिन उसकी नजर खिड़की से बाहर चली गई और वह सफेद एक्टिवा गेट से अंदर आ गई। उसने मन में तय किया था कि आज उसे गुलाब देना है। बैग के अंदर से गुलाब को देखते हुए उसने कहा, आज तुम्हारा एक बड़ा गलतफहमी दूर करूंगा। खुद को सुंदर समझना तुम्हारा भ्रम है। बैग की चेन खींचते हुए उसने कक्षा से बाहर आकर सीढ़ियां उतरना शुरू किया और देखा कि वह लड़की कुछ कदमों पर उसके सामने खड़ी थी। उसे सीढ़ियां उतरते हुए देखकर वह भी शर्म से मुस्कुराई, लेकिन नीचे देखकर चलते हुए अंदर जाने लगी। एक्सक्यूज मी, उसकी आवाज लड़की के कानों में पड़ी और उसने हल्के से आंखें बंद कर लीं। उसके करीब आते हुए लड़की की बढ़ती धड़कन और मन में उठती भावनाएं सब कुछ बयां कर रही थीं। जैसे ही वह करीब आया, वह भी थोड़ा अचकचाया। उसकी हालत देखकर लड़की ने चिढ़ाते हुए कहा, कुछ काम था क्या? हाँ। अचकचाते हुए उसने अपनी बैग की चेन खींची और बैग में हाथ डालते हुए कहा। लड़की ने उसकी ओर जिज्ञासु नजरों से देखा। झटपट एक किताब निकालते हुए उसने कहा, यह किताब तुम लाइब्रेरी में ढूंढ रहे थे, इसे देने आया हूं। लड़की ने किताब हाथ में लेते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ओह थैंक्स, मोस्ट वेलकम, उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और लड़की अपनी कक्षा की ओर जाने लगी। तभी उसने उसे पुकारा। वह वहीं रुक गई, हल्की मुस्कान के साथ। किताब को छाती से चिपकाकर उसने पलटा और जैसे ही उसने गुलाब का फूल देखा, वह एक झूला डालते हुए पलटी। हैप्पी रोज डे, उसके मुंह से निकले शब्दों के साथ साथ मंद हवा उसकी रेशमी बालों को उड़ा रही थी। उसकी आवाज जैसे पानी में मीठी चीनी घुलती है, वैसे ही उसके कानों में घुल रही थी और दिल में उतर रही थी। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और आंखों से बहती भावनाएं उसके दिल को छू रही थीं। जैसे कोई मोर पंख गालों पर फिरता है, वैसे ही दोनों शीतल हो गए। गुलाब स्वीकार करते समय किताब को पकड़ने के लिए दोनों झुके और पैर अचकचाकर संतुलन खो जाने पर इंस्पेक्टर साहब ने उसे संभाला। अचानक वह उस याद से बाहर आ गया। सब कुछ खत्म हो चुका था। उन यादों ने दिल को तोड़ दिया था और उसके निर्जीव शरीर की ओर चलते हुए हर कदम पर टूटते दिल के टुकड़े बिखर रहे थे। उसने भगवान से एक प्रार्थना की, हे भगवान, सच्चे प्रेम करने वाले किसी भी प्रियकर पर ऐसा बुरा समय कभी ना आए। गहरी सांस लेते हुए उसने शव के चेहरे पर से ढका हुआ कपड़ा हटाने ही वाला था कि इंस्पेक्टर साहब ने अपने हाथ की काली स्टिक उसके हाथ पर रख दी और उसे कपड़ा हटाने से रोक दिया। क्या हुआ साहब? गहरी सांस लेते हुए उसने सवालिया नजरों से पीछे देखा। उसकी इस स्थिति को देखकर इंस्पेक्टर साहब गंभीरता से उसे देखते हुए बोले, केस कल ही सॉल्व हो चुका था, लेकिन पुलिस और कानून बातों पर विश्वास नहीं करते। वे ठोस सबूतों पर विश्वास करते हैं और वही कोर्ट में चलते हैं। हमें सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इसे पुष्टि करनी थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इसे स्पष्ट कर दिया। लड़के की उलझी हुई स्थिति देखकर इंस्पेक्टर साहब ने उसके पास जाकर कहा, अब निर्णय तुम्हें लेना है। साहब, मैंने पहले ही निर्णय ले लिया है। मैं यहां सिर्फ उसे आखिरी बार देखने आया हूं। उसे बेवजह जलाने से बचाने के लिए उसकी चिता को अग्नि देने आया हूं। उसकी बात सुनकर डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम यहां तक आए हो, इससे तुम्हारा प्रेम जाहिर होता है, लेकिन आगे जो बातें बताऊंगा वे अलग हैं। बाकी हम तुम पर दबाव नहीं डालेंगे। अगर तुम्हारी सहमति हो तो हम पूरी मदद करेंगे और अगर तुम्हारी असहमति हो तो भी तैयार है। तुम्हें कोई दोष नहीं देगा, है ना इंस्पेक्टर साहब?
वह अभी भी उलझन में था और केवल दोनों को ही देख रहा था। तभी पीछे दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखा तो एक नर्स अंदर आई, जो एक लड़की को सहारा देती हुई साथ ला रही थी। उसके चेहरे पर से स्कार्फ हटा हुआ था और उसकी नजरें थकी हुई थीं, जिससे साफ था कि उसने कितनी भयानक यातनाएं झेली थीं। उसकी ताकत अभी भी खड़ा रहने की नहीं थी, लेकिन वह फिर भी उसके सामने खड़ी थी। उसने हल्के हाथ से अपने चेहरे का स्कार्फ नीचे खिसकाया और वह जीवित उसके सामने थी। वह चौकन्ना होकर उसे देख रहा था। उसे अचानक कसकर गले लगाने और खुशी के आंसू बहाने का मन हो रहा था। उसके सामने उसे देखकर उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। वह उसके करीब आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने अपना दोनों हाथ उसके सामने जोड़ दिए और भर आई आंखों से एक कातर नजर उसके ऊपर डाली। आंसुओं को शर्ट के कॉलर से पोंछते हुए उसने उसके हाथों को अपने हाथ में लिया और उसे छूने का एहसास किया। तुम जीवित हो? सच में तुम जीवित हो? मैं सपने में तो नहीं हूं? उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर और उसके हाथों की छुअन को महसूस करते हुए उसका भावुक मन उसकी एक मुलाकात की व्याकुलता को व्यक्त कर रहा था। इंस्पेक्टर साहब की ओर देखते हुए उसने कुछ नाराजगी से कहा, साहब, आपने झूठ क्यों बोला? आपको नहीं समझ आएगा मेरी क्या हालत हो गई थी। लेकिन साहब कुछ कहने ही वाले थे कि वह थरथराती आवाज में आंसू रोकते हुए बोली, उन्होंने यह मेरे लिए किया। मतलब 2 हफ्तों तक मैंने नरक की यातनाएं सहन की। उसके बाद मुझे समाज में अपना अस्तित्व ढूंढना था। इस समाज में महत्व क्या है, स्त्री का शरीर या उसका कोमल मन? वह अभी भी प्रश्नवाचक नजरों से उसे देख रहा था। तभी डॉक्टर साहब ने कहा, कल सुबह जब उसे मृत मानकर यहां लाया गया तब वह वास्तव में कोमा में थी, लेकिन कुछ समय बाद वह होश में आ गई। होश में आते ही उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, कल दुर्घटना में बचने वाला बुजुर्ग व्यक्ति अब मर चुका है। उसकी बात खत्म हुई और अगले ही पल नर्स इस कमरे में आई और उसी खबर को सुनाया। यह एक संयोग था या सच? और मैंने इंस्पेक्टर साहब को फोन किया और उन्हें तुरंत बुलाया। डॉक्टर साहब की बात सुनकर वह पूरी तरह से चौंक गया। उसकी ओर देखते हुए इंस्पेक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने मुझे यहां बुलाया। यहां आकर मुझे समझ में आया कि जिस लड़की को हम मृत मान रहे थे वह कोमा में थी और अब होश में आ गई है। उसने हमें कल सुबह ही सारी घटना के बारे में बताया। एक लड़के की मदद से उसने सभी दोषियों को मारने की बात भी कही। जब हमने उस लड़के के बारे में पूछा तो उसने उसकी जगह भी बताई। दोनों पर हत्या का केस दर्ज करने का निर्णय लेकर हम बताए गए स्थान पर पहुंचे तो रेलवे ट्रैक के पास उसका शव मिला। हमें समझ में आया कि गुंडों के साथ झगड़ते हुए वह घायल हो गया और वहां से भागते समय रेल ट्रैक के पास गिर गया और अत्यधिक रक्तस्राव से मर गया। लेकिन उसके शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर हमारा सिर चकरा गया और सभी शवों और उसके मेडिकल रिपोर्ट को मिलाकर देखा तो सब कुछ हमारी कल्पना से परे था। सुबह 4 बजे के करीब अंतिम गुंडा टेरेस से कूदकर आत्महत्या कर चुका था। उसके हाथ में एक धारदार चाकू था जिस पर उसके साथियों का खून लगा हुआ था। आत्महत्या करने से पहले उसने एक एक करके अपने 3 साथियों को 10-10 मिनट के अंतर से मारा। अब जिस लड़के की मदद से उसने ये 4 हत्या की तो ऐसा ही वह कहती है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार वह सबसे पहले मरा, यानी रात के 10 बजे के आसपास। और एक और हैरान करने वाली बात है कि खुद कहती है कि उसने उस लड़के की मदद से इन 4 को खत्म किया, जबकि सबसे पहले वह खुद रात 7 से 8 बजे के बीच बेहोश थी। वह भी ऐसे कमरे में जहां बाहर से बड़ा ताला लगा हुआ था। उस कमरे के बाहर कई चाबियां पड़ी हुई थीं, लेकिन कोई भी चाबी काम नहीं कर रही थी। वह कमरा शायद लोगों को बंधक बनाने के लिए बनाया गया था। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हमें लगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए तुमने इन्हें मारा होगा, लेकिन पहले तथ्य यह कि तुम्हारी स्थिति और सीसीटीवी फुटेज से यह साफ होता है कि तुम अस्पताल में थे। दूसरी बात, लड़की को खुद नहीं पता था कि उसे कहां बंद कर रखा गया था और फोन रिकॉर्ड देखने पर ऐसी कोई भी कॉल नहीं थी जो उसके परिचितों से हो। इंस्पेक्टर साहब की बात सुनकर वह अब भी पूरी तरह से भ्रमित था। वह उसे देखती हुई बोली, कुछ दिनों से एक किताब ढूंढ रही थी। बुक स्टॉल, मॉल, यहां वहां देखा, लेकिन वह कॉलेज की लाइब्रेरी में थी, लेकिन किसी ने उसे पढ़ने ले लिया था। लेकिन रोज डे के दिन तुमने मुझे वह किताब लाकर दी। लोग सोना चांदी गुप्त धन पाने के लिए इस विद्या का उपयोग करते हैं। मैंने 2 कदम आगे बढ़ाया। मतलब मनुष्य का शरीर अंतिम स्थल नहीं है,
आत्मा 2 बार शरीर को छोड़ती है। पहली बार जब मृत्यु होती है तब आत्मा शरीर को हमेशा के लिए छोड़कर अगले यात्रा पर निकलती है, और दूसरी बार जब किसी दुर्घटना या किसी कारण से कोमा की स्थिति में चले जाते हैं तो आत्मा शरीर के आसपास मंडराती रहती है। मैंने सुना था कि ड्रग्स के अधिक सेवन से मृत्यु होती है। मेरे कमरे में कुछ ड्रग्स थे। उस दिन दोपहर से ही मैंने उनका सेवन शुरू कर दिया था और बेहोश होकर जल्दी ही कोमा में चली गई। मेरा शरीर उस कमरे में बंद था, लेकिन आत्मा को कैद नहीं किया जा सकता। नरक से मेरी मुक्ति हो गई, इसलिए मैं संतुष्ट थी, लेकिन वे राक्षस अभी भी जीवित थे। उस रात आसपास घूमते हुए मैंने रेलवे ट्रैक पर किसी को बैठे देखा, और जो हुआ सो हुआ। जीवित होना मेरे लिए बहुत है। एक क्षण के लिए सोचा कि उसे कसकर गले लगाऊं और अपनी भावनाओं को मुक्त कर दूं। दोनों की ओर देखते हुए इंस्पेक्टर साहब ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, कृपया अपनी केबिन में चलें, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। इंस्पेक्टर साहब डॉक्टर के साथ बाहर निकलते ही उसने अपने आंसुओं को बहने दिया। तू यहां तक आया है, ये मेरे लिए बहुत है। किसी पर विश्वास नहीं था, लेकिन तुझ पर विश्वास था। तू मुझे आखिरी बार देखने आया, यही बहुत है। अब जीवन से कोई शिकायत नहीं। भरे दिल से हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ी उसने अब पीछे मुड़कर जाना शुरू किया। अगले जीवन में क्या होगा यह नहीं पता, लेकिन जीना तो पड़ेगा ही। वह वहीं खड़ा रहा, उसकी पीठ की ओर देखता रहा। वह उसकी यादों को मन में संजोए उस कमरे से बाहर चली गई। अस्पताल के वार्ड से चलते हुए नर्स उसे संजीवनी दे रही थी। तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, एक्सक्यूज मी। वह वहीं ठिठक गई। उस आवाज को सुनकर इंस्पेक्टर साहब और डॉक्टर के साथ अस्पताल के वार्ड में मौजूद हर व्यक्ति ने उसकी ओर देखा। उसकी आवाज सुनकर उसके आंसू बहने लगे। खुद को संजीवनी देते हुए वह पलटी और सामने ही खड़ा था। उसे देखता हुआ उसने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? भर आई आंखों के साथ उसने सिर झुकाया और सहमति दी। केबिन में अपनी कुर्सी पर पीछे हटते हुए डॉक्टर साहब ने इंस्पेक्टर साहब से पूछा, अब बताइए, पुलिस ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन इस बात पर विश्वास क्यों करना चाहिए? इंस्पेक्टर साहब ने कहा, उसने सभी हत्याओं को स्वीकार किया है। हत्याओं में किसी की मदद ली, यह भी बताया है। हत्याएं कैसे की, यह भी बताया है, लेकिन यह कोर्ट में नहीं चलेगा। जो सबूत हैं, उनसे पता चलता है कि कोमा की स्थिति में व्यक्ति हत्या नहीं कर सकता, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर भी यह संभव नहीं है। लेकिन उसने यह किया कैसे? डॉक्टर साहब का सवाल उचित था। उनकी ओर देखते हुए इंस्पेक्टर साहब ने हल्का मुस्कुराते हुए हाथ में रखी फाइल में से एक किताब निकालकर उनके हाथ में दी। यह क्या? हमारे समय में रोमियो और जूलियट की किताब प्रियजन को दी जाती थी। अब आत्मा और भूत ऐसी किताबें दे रहे हैं क्या? हां, जब कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है तो उसकी आत्मा खुद ही शरीर छोड़कर एक निश्चित दूरी तक यात्रा करती है। ऐसे समय में यदि उस क्षेत्र में कोई आत्मा मौजूद हो तो वह उसके साथ संवाद कर सकता है, बल्कि अपनी कोई काम कराने के लिए उसकी मदद भी ले सकता है। इसके लिए आत्मा को सब कुछ सच सच बताना पड़ता है, ऐसा इस किताब में लिखा है। रेलवे ट्रैक के पास होने के कारण उसे यकीन था कि वहां कोई आत्मा जरूर होगा, और इसलिए उसने मौत को आमंत्रित करने के लिए ड्रग्स लिया। लेकिन कुछ समय के लिए वह कोमा में चली गई। इंस्पेक्टर साहब की बात सुनकर डॉक्टर ने हाथ में ली हुई किताब तुरंत इंस्पेक्टर साहब को दे दी और कहा, यह आपके पास ही रखें। वैसे भी सरकारी अस्पताल में रोज लोग मरते ही हैं। रात की ड्यूटी करते समय हमारा दिल भी मुंह में आना चाहिए। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों हंस पड़े और हाथ में ली हुई किताब को इंस्पेक्टर साहब ने खिड़की से बाहर फेंकते हुए कहा, अब उस लड़की का पुराना पहचान मिटाकर उसे नया नाम, नई पहचान देनी होगी। तुम्हें और मुझे उस बात का वादा करना पड़ा था। बिल्कुल। कुछ दिनों बाद। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? अरे किसका फोन है? पता नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा। तो छोड़ दो और काम देखो, मैं ऑफिस जा रहा हूं। मां ने फोन रख दिया और थोड़ी असहज नजर से फोन की ओर देखते हुए रसोई में चली गई। सरकारी अस्पताल के काउंटर के पास खड़ी वह अभी भी फोन को कान से लगाए हुए रोते हुए खड़ी थी। भरे हुए आंखों से फोन रखा, तब उसने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसे ढाढ़स दिया। शरीर की घाव भरे हुए थे, लेकिन मन के घाव वैसे ही गीले थे। दोनों ने इंस्पेक्टर साहब और डॉक्टर से विदाई ली और चेहरे पर स्कार्फ कसकर बांध लिया और चलने लगी। एक नया जीवन, नई पहचान और एक सच्चे प्रेम करने वाला व्यक्ति अब उसके साथ था। भीड़ में चलते हुए दोनों को देखकर इंस्पेक्टर साहब ने डॉक्टर से कहा, वह हमें एक बड़ी बात कहकर गई। भौहें चढ़ाते हुए डॉक्टर साहब ने पूछा, कौन सी बात?
अपने हाथ की घड़ी को देखते हुए इंस्पेक्टर साहब ने अस्पताल की भीड़ से अपने प्रेमी के साथ जा रही उसकी पीठ की ओर गंभीर आवाज में कहा, हीरो कभी नहीं बनते। सामने आई स्थिति और उस स्थिति से दो दो हाथ करने की हिम्मत ही हीरो या हीरोइन को जन्म देती है। इंस्पेक्टर साहब की बात सुनकर डॉक्टर थोड़ी हंसी के साथ बोले, हां, और हीरो कभी अपने लिए नहीं जीता। बिल्कुल सही। इतना कहकर इंस्पेक्टर साहब ने अपनी आंखों पर गॉगल चढ़ाया और अपनी वैन की ओर बढ़ने लगे। वहीं दूसरी ओर जब वे दोनों अस्पताल के गेट से बाहर आए तो चलते हुए उसकी नजर सड़क पर गिरी। थोड़ा हंसते हुए उसने सड़क पर पड़ा हुआ वह किताब उठाया और फिर अपनी पर्स में डाल लिया और एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ते हुए दोनों ने जीवन के नए सफर की ओर कदम बढ़ाए। स्वयं के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए जीने वाली स्त्री रूपी सभी हीरोइन को यह कहानी समर्पित। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अगली नई कहानी का पता चलने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कहानी कैसी लगी जरूर बताना। धन्यवाद।